हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ आज फिर से एक नई ड्रामा की स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग हमें अपनी स्टोरी नैरेट कर रही होती है कि पूरे इस ड्रामा में उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो वो ये कह रही होती है कि उसका जो 26 बर्थडे आने वाला है और वो 7 इयर्स से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कभी भी जियांग की कदर नहीं करी। और आज जियांग के डैड को हार्ट अटैक आया है, बट उसने उसके डैड की जगह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को चुना। उसकी वजह से जियांग के डैड इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए जियांग ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और अपने क्लासमेट ये रैन से शादी करने का डिसाइड किया, जो कि जियांग से 10 साल से प्यार करता आया था। पर ये रैन ने कभी भी ये बात जियांग को नहीं बताई थी पहले। अगर ये रैन ये बात जियांग को पहले ही बता देता कि वो जियांग से इतना प्यार करता है, तो जियांग कभी भी किसी और के पास नहीं जाती। फिर यहाँ से हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जियांग अपने डैड को लेकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रही होती है और वो अपने डैड से कह रही होती है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आप ठीक होकर हमारी शादी भी देखेंगे। जिस पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि 7 दिन में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम उस दिन जीचिंग से शादी कर लेना, यही मेरी लास्ट विश है। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्स उन्हें इमरजेंसी में अंदर लेकर जाने लगती है। तो जियांग वहाँ डॉक्टर को बुलाती है, पर तभी नर्स आकर बताती है कि सारे डॉक्टर मिस्टर जीचिंग के कहने पर उनकी बेटी को देखने गए हैं, क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी हो गई है। ये सुनकर जियांग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रोते हुए नर्स से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मेरे डैड को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कीजिए, मैं डॉक्टर बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही वो टर्न करती है, तभी वो देखती है कि जीचिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डिंग के साथ उसकी बेटी बाई को लेकर जा रहा होता है, जिसको देखकर जियांग उसके पीछे भागती है। पर तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है, जिससे सभी लोग आकर उसको संभालने लगते हैं। उधर जीचिंग को जियांग की आवाज सुनाई देती है, बट जैसे ही वो टर्न करने वाला होता है तो डिंग उसे रोक कर बुला लेती है कि तुम प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, बाई को यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है। जिसके बाद जीचिंग उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उठकर जीचिंग को आवाज देती है और उसके पीछे भी भागती है, लेकिन जीचिंग लिफ्ट में डिंग और बाई के साथ जा चुका होता है। इसे देखकर जियांग उसे कॉल करने लगती है और बोलती है कि लास्ट चांस है, कॉल उठा लो प्लीज, ताकि मेरे डैड बच पाए। पर उसका कॉल डिंग कट कर देती है। फिर जियांग अपने डैड के पास जाकर रोने लगती है और तभी न्यूज में जीचिंग के न्यूज दिखाई देती है कि जब वो उसे हाइड करके सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। फिर प्रेजेंट में वो येरैन को कॉल करके बुलाती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुनते ही येरैन खुशी से फौरन हाँ बोलता है, जिसके बाद जियांग उसे 7 दिन बाद शादी करने के लिए बोलती है और येरैन से कहती है कि प्लीज आके मेरे डैड की हेल्प करो। ये सुनकर येरैन वहां पर तुरंत डॉक्टर भेजने के लिए बोल देता है। जियांग अपने डैड का सोचकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और सोचती है कि आज जीचिंग की वजह से मेरे डैड की जान जा सकती है, लेकिन आज भी उसे मेरे डैड से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग उसके डैड के पास बैठी हुई होती है, जहां पर वो रोते हुए बोलती है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, डॉक्टर अभी आपको आकर ठीक कर देंगे। तब उसके डैड उसे बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाओ, तुम एक बार जीचिंग को यहाँ पर बुला लो ताकि मैं उसे बता सकूं कि तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करती हो, और मैं उसे अपनी लास्ट विश भी बताना चाहता हूँ। डैड की बात सुनकर जियांग उन्हें बोलती है कि जीचिंग इसी हॉस्पिटल में है, वो बिल पे कर रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। इसके बाद जियांग जल्दी से जाकर जीचिंग को ढूंढने लगती है। इधर दूसरी तरफ हमें जीचिंग को दिखाया जाता है, जो कि डिंग और बाई के साथ होता है। यहाँ पर डिंग जीचिंग को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं आज ही चाइना वापस आई हूँ और आते ही बाई को ये एलर्जी हो गई, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इस पर जीचिंग उसे बोलता है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं, तो मेरा पहला हक बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, इसीलिए तुम मुझे थैंक्स मत बोलो प्लीज। तभी बाई जीचिंग की पॉकेट से ब्रेसलेट निकालकर बोलती है कि डैड ये आप मॉम के लिए लाए हो ना,
क्योंकि आज उनका बर्थडे है। आप मॉम से कितना प्यार करते हो ना, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो और बेस्ट हस्बैंड हो। ये सुनते ही डिंग जीचिंग से बोलती है कि तुम्हें आज भी मेरा बर्थडे याद है, थैंक यू सो मच, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाने के लिए। ये सुनकर जीचिंग ब्रेसलेट लेते हुए बोलता है कि नहीं, ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड जियांग के लिए है। एक्चुअली 7 दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है, ये मैंने उसी के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया है, और वो मुझे हमेशा शादी के लिए बोलती रहती है, पर मैं अपने बिजनेस की वजह से उससे शादी ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि उसके बर्थडे के दिन मैं अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, और उसी दिन मैं जियांग को शादी के लिए प्रपोज भी कर दूंगा, जिससे वो खुश भी हो जाएगी और फिर सबको पता भी चल जाएगा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, और इस चीज से वो टेंशन फ्री भी हो जाएगी और मुझसे फाइट भी नहीं करेगी। ये सुनकर डिंग बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और गुस्से में बाई पर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि दूसरों की चीजों को नहीं छूते हैं। क्या पॉम ने तुम्हें ये नहीं सिखाया है कि तुम ऐसे ही किसी भी अंकल की पॉकेट से उनका सामान निकाल लो? तब जीचिंग डिंग को डांटता है कि तुम उसे मत डांटो, वो छोटी बच्ची है। और फिर जीचिंग उसे बोलता है कि मैंने शायद जियांग को इमरजेंसी वार्ड के बाहर देखा था, मैं एक बार उसे मिलकर आता हूँ। तब डिंग उसे रोकते हुए बोलती है कि मैंने उनसे बात कर ली थी, उसे बस माइनर सा कोल्ड है, वो मेडिसिन लेकर चली गई होगी। ये सुनकर जीचिंग बोलता है कि फिर भी मैं एक बार उसको जाकर चेक कर लेता हूँ। जीचिंग जैसे ही वहां जाने लगता है तो डिंग बाई को इशारा करके उसे रोकने के लिए बोलती है, जिसके बाद बाई रोते हुए जीचिंग को बोलती है कि डैड आप प्लीज मत जाइए। जिसके बाद डिंग उसे बताती है कि बाई के डैड की डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। उनके जाने के बाद बाई बहुत ज्यादा अकेली हो गई है, वो हमेशा अपने डैड को मिस किया करती है। ये सुनकर जीचिंग भी इमोशनल हो जाता है और बाई को प्यार से देखने लगता है। फिर बाई उन दोनों को बोलती है कि आप दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगोगे, और फिर वो जीचिंग को बोलती है कि डैड प्लीज आप मॉम को किस करिए ना। बाई की जिद करने पर आकर जीचिंग डिंग को किस करने का नाटक करता है, लेकिन तभी वहां पर जियांग उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। उन्हें इस तरह से देखकर जियांग जीचिंग पर जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब जीचिंग बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जियांग उसकी बात को ना सुनते हुए बोलती है कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, प्लीज तुम जल्दी से जाकर उनसे मिल लो, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जीचिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं करता और उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम और कितना झूठ बोलोगी, तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर अपने साथ ले जाया करती हो, पर आज मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और अगर तुम्हारे डैड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मैं तो उन्हें ठीक नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जियांग बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे डैड की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। लेकिन जीचिंग उसके साथ जाने से मना कर देता है और उसे समझाते हुए बोलता है कि अभी मेरा बाई के पास रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज तुम घर जाओ, और मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया है। जिसके बाद जियांग उसे बोलती है कि मुझे तुम जैसे लड़के के साथ मरकर भी नहीं रहना है, जिसे मेरे डैड की हेल्थ से बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इसके बाद जियांग वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर डिंग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर नाटक करते हुए जीचिंग से बोलती है कि तुम्हें शायद जाकर जियांग को मनाना चाहिए, वो गुस्सा हो गई है। तब जीचिंग बोलता है कि उसका हर बार का ऐसे ही है, तुम टेंशन मत लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग उसके डैड के पास बैठी हुई होती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि डैड मुझे माफ कर देना, मैं जीचिंग को नहीं ला पाई। तब उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, जीचिंग को बहुत ज्यादा काम होगा, इसीलिए तुम्हें उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग रोते हुए उनसे माफी मांगती है, वो लेकिन तभी उसके डैड की डेथ हो जाती है। इसके बाद जियांग बहुत ज्यादा रोती है और रोते हुए वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग जीचिंग के घर जाती है। जीचिंग उस पर गुस्सा करता है और उसको चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, तुमने ना मेरे कॉल्स का आंसर किया और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया, तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हें घर भी आना चाहिए। तो जियांग उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल आया? उस दिन मैंने तुम्हारे सामने रो रही थी, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे डैड से जाकर मिल लो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद जीचिंग उस पर फिर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम कितना झूठ बोलोगी। पर तभी वहां पर डिंग जियांग का ड्रेस पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और जीचिंग से पूछती है कि ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है और इसे मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तब जीचिंग उसे बोलता है कि डिंग कुछ दिनों पहले ही चाइना लौटी है, उसके पास कपड़े नहीं थे
और ना ही कोई रहने की जगह थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। इसका जैसे ही रहने का इंतजाम हो जाएगा तो ये बाई के साथ यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद डिंग अच्छे होने का नाटक करते हुए जियांग के पास जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा लगा है मेरा यहाँ पर रहना तो मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ, मैं बाई को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और मैं कहीं भी रह लूंगी। तब जीचिंग उसे बोलता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जियांग गुस्सा करते हुए बोलती है कि चाइना में बहुत ही ज्यादा होटल्स हैं, ये कहीं भी जाकर रह सकती है, पर तुमने इसे अपने ही घर में रखा है। इस पर जीचिंग उसे बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा जेलस और इनसिक्योर हो गई हो, तुम्हें जरा भी दूसरों की तबीयत का ख्याल नहीं है। बाई की हालत ठीक नहीं है, उसे मेरे घर से ज्यादा कंफर्टेबल प्लेस कहीं और भी नहीं मिल सकता, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर रहने दिया। तब जियांग उसे बोलती है कि तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय मेरी, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई। ये सुनकर वो बोलता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो अपने डैड के बारे में, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो तुम। तभी डिंग फिर से जियांग से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में फाइट हो रही है। लेकिन तभी जीचिंग वो ब्रेसलेट निकाल कर वहां पर रख देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, बट तुम इसे डिजर्व नहीं करती हो। उसी समय वहां पर बाई आ जाती है जो कि जीचिंग को डिनर पर ले जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद जीचिंग डिंग और बाई के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांग वहां पर रखा हुआ फोटो एल्बम देखती है, जिसे देखकर वो पास्ट को याद करती है कि कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम जीचिंग को देखा था। वो स्कूल में थी जब उसने जीचिंग को फर्स्ट टाइम देखा था। तब उसकी फ्रेंड बताती है कि ये लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको डंप कर दिया था और अब वो अब्रॉड चली गई थी, तब से इसने किसी और से प्यार ही नहीं किया। लेकिन जियांग बोलती है कि मैं इसे अपना बना कर रहूंगी। इसके बाद वो हर जगह जीचिंग का पीछा करने लगती है और उसका ख्याल रखने लगती है। कुछ ही सालों बाद वो उसकी सेक्रेटरी बनकर उसके पास जाती है। तब जीचिंग उसे डिंग समझकर हक कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जियांग है तो वो उसे प्रपोज करके खुद की गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोलता है, जिससे जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। कुछ सालों बाद जब जियांग उसे बोलती है कि अब दोनों को शादी कर लेनी चाहिए तो जीचिंग उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें हर वक्त शादी की ही क्यों पड़ी रहती है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और ये सब याद करके जियांग बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है। फिर वो बाहर जाकर उन सभी फोटोज को जलाने लगती है और वो अपनी यादों को भी मिटा देती है। थोड़ी देर बाद वो जीचिंग वापस आता है और वो देखता है कि जियांग उनकी सारी फोटोज को जला रही है, जिसे देखकर वो सब बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो जियांग बोलती है कि अब इनकी जरूरत नहीं है। इसे सुनकर वो उसे अंदर ले जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें जलाना है तो तुम बाकी फोटो को भी जला दो और फिर इन्हें साफ भी कर देना, क्योंकि बाई को इस आग से और इसके धुएं से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जियांग बोलती है कि ठीक है, मैं सबको बाहर जाकर ही जलाऊंगी और मुझे तुम्हारे बाई के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जीचिंग उसे थैंक्स करता है और बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज भी प्लान किया है, लेकिन तब तक तुम प्लीज़ किसी होटल में जाकर रह लेना क्योंकि बाई को तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है, पर जियांग कार्ड लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरे बर्थडे का दिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। इसके बाद जीचिंग उसे ओके बोलकर वहां से चला जाता है। फिर जियांग उसका कार्ड वहीं पर रखकर अपना सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही जीचिंग वहां से जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर वहां पर एक लग्जरी कार को सजा हुआ देखता है और जीचिंग से बोलता है कि लगता है कि किसी बहुत ही रिच आदमी की शादी होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग जीचिंग के घर से बाहर आती है तो वहां पर ये रैन अपनी लग्जरी कार से फुल स्वैग के साथ बाहर आता है और जियांग के पास आकर बोलता है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। इसके लिए जियांग उसे इट्स ओके बोलती है। इसके बाद ये रैन अपने गार्ड्स को इशारा करके जियांग के लिए लाए हुए सारे गिफ्ट्स को उसे दिखाता है, फिर उसे रिस्पेक्ट के साथ फ्लावर बुके देते हुए अपने साथ कार में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद हमें ये रैन और जियांग की वेडिंग दिखाई जाती है। दूसरी तरफ हम जीचिंग को एक मॉल में जियांग के लिए फ्लावर बुके हुए लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसे पूछता है कि मैम कौन से फ्लावर्स चूज करेंगी, तो जीचिंग रेड रोजेस को के बुके को चूज करता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए जा रही होती हैं कि आज की ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी लकी है कि उसे ऐसा हस्बैंड मिला है जो उसे 10 सालों से प्यार करता है। ये सुनकर जीचिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि वहां पर तो जियांग है, इसीलिए वो उसे देखने भागता है और एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही जीचिंग उस लड़की को टर्न करता है तो जियांग नहीं बल्कि कोई और ही होती है जो उसे डांट कर वहां से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये रैन और जियांग की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर जियांग ने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना होता है और सभी उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, लेकिन तभी वहां पर ये रैन की मॉम आती है और बोलती है कि सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले मैं जियांग से कुछ बातें करना चाहती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट जीचिंग को बताता है कि जियांग मैडम की तो शादी हो रही है। वो जीचिंग को अपने फोन में न्यूज भी दिखाता है जिसमें जियांग ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ होता है। ये देखकर जीचिंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से तुम इस मैरिज हॉल का पता लगाओ और वहां जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वहां पर डिंग आती है और जीचिंग को रोकते हुए बोलती है कि आज तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो तुम कहाँ जा रहे हो। जीचिंग बोलता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च मैंने जियांग के लिए ही किया था, लेकिन अगर वो ही यहाँ पर नहीं रहेगी तो इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर डिंग बहुत ही गुस्सा होती है। फिर हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम जियांग से बोलती है कि मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन रही हो। फिर वो ये रैन को बोलती है कि अगर तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को कभी भी परेशान किया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। जिस पे ये रैन हंसते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जियांग को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा और बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। जिन्हें देखकर वहां की सारी लड़कियां बोलती हैं कि जियांग तो सच में बहुत ही लकी है, जैसे इतना रिच और केयरिंग हस्बैंड मिला है। दूसरी तरफ हम जीचिंग को देखते हैं जो कि हर तरह की कोशिश कर रहा होता है वेडिंग से पहले हॉल में पहुंचने के लिए। तभी वहां की कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि मिस्टर जीचिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, पर अभी तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये सुनकर जियांग थोड़ी सी परेशान होती है, जिसे देखकर ये रैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करके। तब जियांग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जैसे ही वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है तभी वहां पर जीचिंग दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि ये शादी नहीं हो सकती और जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तो ये रैन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो और अगर यहाँ पर तुमने कोई भी ऐसा सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तब जीचिंग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जियांग बोलती है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, ये बात मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर ही बता दी थी। ये सुनकर जीचिंग उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। जीचिंग की ये बातें सुनकर जियांग बोलती है कि तुम्हें हमेशा से मेरे बारे में गलत फहमी रही है। जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे डैड की डेथ हो गई है तो तुमने उस पर भी यकीन नहीं किया। जब मैंने बताया कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुमने उस पर भी यकीन नहीं किया। और जब मैंने तुमसे बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ तो तुमने इस बात पर भी यकीन नहीं किया। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और आज मेरी किसी और से शादी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रैन भी उसे बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलवाकर तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। ये सब सुनकर जीचिंग गुस्से में जियांग पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को कैसे भूल सकती हो, और कहीं इस लड़के ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है शादी करने के लिए, इसीलिए तुम इससे शादी कर रही होगी। तभी जियांग उससे बोलती है कि अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को भूल सकते हो तो मैं क्यों नहीं भूल सकती हूँ, और वैसे भी ये रैन ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से इससे शादी कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी हमेशा से रिस्पेक्ट करता आया है और ये तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर जीचिंग उसे वही रिंग दिखाते हुए बोलता है कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जियांग उस रिंग को गुस्से में फेंक देती है। इसे देखकर जीचिंग उस पर चिल्लाने लगता है। जीचिंग को ऐसा बिहेव करता देखकर वहां के लोग उसको बुरा भला बोलने लगते हैं कि कैसा लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड की कदर भी नहीं कर पाया और अब उसकी शादी भी रोकना चाहता है। ये सब सुनकर जीचिंग बोलता है कि तुम्हारे डैड की डेथ को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम किसी और लड़के से शादी कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जैसे सुनकर जियांग उस पर गुस्सा करती है और ये रैन गुस्से में उसे एक पेपर दिखाता है डैड का साइन किया हुआ, जिसमें उसके डैड ने लिखा होता है कि वो अपनी मर्जी से उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब जियांग के डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब वहां पर ये रैन आया हुआ होता है जो कि डैड को बताता है कि वो पिछले 10 सालों से जियांग को पसंद करता आया है और वो उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट और केयर
करता है और उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे सब कुछ दे सकता है, तो वो उनकी परमिशन चाहता है जियांग से शादी करने के लिए, जिसके लिए डैड भी उसे परमिशन दे देते हैं। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर जीचिंग गिल्टी फील करता है और जियांग को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, पर प्लीज तुम इससे शादी मत करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन जियांग उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये रैन अपने गार्ड्स को बुलाकर जीचिंग को वहां से बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद वहां पर उन दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और फिर किस करते हैं, जिन्हें जीचिंग बाहर से ये सब देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और ये रैन एक साथ एक घर में होते हैं, जहाँ पर ये रैन जियांग के पैरों को गर्म पानी से धो रहा होता है और उसे बोलता है कि हील्स की वजह से तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। इसे सुनकर जियांग इमोशनल हो जाती है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जियांग को हील्स पहनने की वजह से पेन होने लगता था और वो जीचिंग से रिक्वेस्ट करती थी कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, तब जीचिंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता था कि तुम कितनी इमेच्योर हो गई हो, अभी हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें रेस्ट करना है। फिर वो उसे फोर्सफुली ले जाने लगता था। प्रेजेंट में ये सब याद करके जियांग ये रैन से बोलती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हो, वैसे हमें कल जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तब ये रैन उसे बोलता है कि वो क्या है ना कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, मुझे उन्हें ढूंढने का टाइम दो, फिर हम जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, और वैसे भी हमारी शादी तो नेशनली न्यूज पर दिखाई गई है, तो तुम टेंशन मत लो, सभी को पता है कि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर जियांग ठीक है बोल देती है। इसके बाद ये रैन उसे किस करने के लिए क्लोज आता है, पर जियांग पीछे हट जाती है। तब ये रैन उसे बोलता है कि अच्छा तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती हो तब तक तुम मुझे खुद परमिशन नहीं देती हो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। फिर वो ब्लैंकेट और पिलो को लेकर उसे बोलता है कि मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना। फिर ये रैन वहां से चला जाता है। ये रैन के जाने के बाद जियांग सोचती है कि कितनी अजीब सिचुएशन है ना, कि जिस लड़के ने मुझे बचपन से बड़ा होता हुआ देखा है आज मैं उसी की वाइफ बन गई हूँ। ये सब सोचकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीचिंग अपने घर में आकर उदास बैठा होता है और सोचता है कि हॉस्पिटल में उसने जियांग को इमरजेंसी वार्ड के पास देखा भी था, लेकिन डिंग ने उसे झूठ बोला कि वो वहां पर नहीं थी, उसे सिर्फ कोल्ड हुआ है, और जब वो घर पर आई थी तब डिंग ने भी नाटक किया था। ये सब याद करके वो समझ जाता है कि डिंग ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि जीचिंग और जियांग का ब्रेकअप हो सके। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास और गुस्सा होने लगता है। तभी वहां पर डिंग उसके लिए सूप बना कर लाती है और जीचिंग के क्लोज होने लगती है, लेकिन जीचिंग उसे खुद से दूर करके उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी झूठ की वजह से आज जियांग के डैड की डेथ हो गई है, तुमने ये सब जानबूझ कर किया ताकि मेरा और जियांग की फाइट हो जाए और हमारा ब्रेकअप हो जाए, और इन सब में तुमने अपनी बेटी का भी यूज किया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये सब सुनकर डिंग घबरा जाती है और उसे बोलती है कि सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि उस दिन नर्स ने मुझे खुद बताया था कि जियांग को सिर्फ कोल्ड हुआ है। पर जीचिंग उसे धक्का देकर गिरा देता है और बोलता है कि आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मैंने तुम्हारा सामान पैक करवा दिया है, तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हाँ, एक एहसान मैं तुम्हारे लिए जरूर कर सकता हूँ कि होटल में तुम्हारी बुकिंग करा दूंगा। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और डिंग को वहां से जाने के लिए बोल देता है। वहां से जाते वक्त डिंग सोचती है कि ये सब जियांग की वजह से हुआ है और वो जियांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। डिंग के जाने के बाद जीचिंग असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जियांग ने इतनी जल्दी उस लड़के से शादी क्यों की। तब असिस्टेंट उसे बताता है कि मैडम और मिस्टर ये रैन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये रैन मैडम से बचपन से प्यार करता आया है और इसी बीच आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी फाइट हो गई, इसीलिए मैडम ने गुस्से में आकर मिस्टर येरैन से शादी कर ली होगी, लेकिन अभी तक उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ये सुनते ही जीचिंग खुश होने लगता है और सोचता है कि मतलब जियांग अभी भी मुझसे प्यार करती है। उसकी इस सोच को असिस्टेंट भी बढ़ावा देता है और वो बोलता है कि ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए मैडम ने अभी तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया क्योंकि वो आपसे सिर्फ नाराज है। तब जीचिंग बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर उसे मनाऊंगा, मेरे पास अभी भी चांस है,
मैं जियांग को अपने पास वापस लाकर दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ये रैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग उठकर जब नीचे आती है तो वो देखती है कि ईरान उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। इसे देखकर वो बोलती है कि इतना लेट हो गया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो सर्वेंट बताती है कि मिस्टर ईरान को आपकी बहुत ही फिक्र है, उन्हें लगा कि आप कल बहुत ज्यादा थक गई होंगी और आपको आराम की जरूरत है। तो जियांग सोचती है कि मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी ईरान सर्वेंट को बोलता है कि जियांग को अल्कोहल से एलर्जी है, इसीलिए फर्मेंटेटेड सूप आज के बाद उसे मत देना। ये सुनकर जियांग पास्ट को याद करने लगती है कि जब स्कूल टाइम में जियांग को एलर्जी हो गई थी तब वो अपने मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती थी और बोलती थी कि अगर मेरा फेस खराब हो गया तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। इस पर ईरान बोलता है कि अगर तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर वो याद करती है कि जब वो जीचिंग के पास साथ थी तब जीचिंग उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर लेट आने के लिए डांटा करता था। ये भी नहीं सोचता था कि जियांग रात भर काम करके थक जाती है और वो उसे फर्मेंटेड सूप भी पीने के लिए दे देता था, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता था कि जियांग को अल्कोहल से एलर्जी है। प्रेजेंट में वो ईरान की इन सब चीजों के लिए थैंक्स बोलती है और फिर बोलती है कि आज मैं कंपनी जाऊंगी, जिसके लिए ईरान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं जीचिंग के ऑफिस में काम करती हूँ तो तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आएगी। ये सुनकर ईरान बोलता है कि अब इन्वेस्टर जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं ना। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुमने जीचिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। तब येरैन का असिस्टेंट आकर बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर येरैन ने किसी और को उस कंपनी में अपनी जगह पर भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपको पता चले कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसे अनकंफर्टेबल हो जाती। फिर येरैन असिस्टेंट को ऑफिस जाने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग को जीचिंग की कैबिन में रेजिग्नेशन रख रही होती है, पर तभी वहां पर जीचिंग आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम मेरे पास वापस आ ही गई ना। ये सुनकर जियांग बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ और मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। ये सुनकर जीचिंग बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि आज भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाई हो। ये सुनकर जियांग बोलती है कि तुम्हें बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। सर्टिफिकेट ना लेने का रीजन ये है कि ईरान के डॉक्यूमेंट्स अभी उसके पास नहीं है और मैं फिर भी उसकी वाइफ हूँ। तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी और अब तुम मेरे पास नहीं हो, इसीलिए मुझे यहाँ रोकने की कोशिश मत करना। फिर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जीचिंग उसे रोकते हुए बोलता है कि तुमने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में 1 महीना बाकी है। ये सुनकर जियांग उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। लेकिन जीचिंग उसे बोलता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, 1 महीने में मैं बिल्कुल वैसा ही बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर जियांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर वो सोचकर बोलती है कि ठीक है। ये सुनकर जीचिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि तुम नहीं बोरोगी, क्योंकि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और आज रात हमें एक इवेंट पर जाना है, इसीलिए तुम वहां मेरे साथ चलना। इसे सुनकर जियांग बोलती है कि तुम भूलो मत कि मैं अब मैरिड हूँ और मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो तुम अपने साथ जाने के लिए किसी और को ढूंढ लेना। जैसे ही जीचिंग उसे कुछ बोलने वाला होता है तभी ईरान जियांग को कॉल करता है और उसे बोलता है कि आज रात उसे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसीलिए वो डिनर घर पर नहीं कर पाएगा। जियांग उसका डिनर के लिए वेट ना करे। ये सुनकर जियांग उसे ओके बोल देती है और ये चीज जीचिंग भी सुन लेता है और वो खुश होकर बोलता है कि देखो, तुम्हारा हस्बैंड तो घर नहीं आएगा, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ इवेंट पर चलना ही होगा, जिसके लिए मजबूरी में जियांग को हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन तभी वहां पर डिंग ऑफिस की फाइल लेकर आ जाती है। ये देखकर जियांग हैरानी से जीचिंग को देखने लगती है। तब जीचिंग बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया है इसको, ये एचआर टीम ने इसे अपॉइंट किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इसे सुनकर जियांग बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम्हें जो भी करना है, जिसे भी हायर करना है तुम कर सकते हो। फिर वो वहां पर डिंग को घूरते हुए चली जाती है। जियांग के जाते ही जीचिंग डिंग को बोलता है कि आज रात मैं इवेंट पर जा रहा हूँ, तो तुम वहाँ अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी होकर आ जाना। इसे सुनकर डिंग बहुत ही खुश होने लगती है, लेकिन तभी जीचिंग उसे बोलता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिस्टर याओ को यंग लड़कियां बहुत ही पसंद आती हैं। ये सुनकर डिंग को बहुत ही बुरा लगता है कि जीचिंग उसे सिर्फ प्रोजेक्ट पाने के लिए लेके जा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग, जीचिंग और डिंग कार में जा रहे होते हैं, जहाँ पर डिंग कार ड्राइव कर रही होती है। तभी ईरान जियांग को वॉइस मैसेज भेजता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और वो गिल्टी भी फील कर रहा है कि वो उसे पिक करने नहीं आ पाया। इसे सुनकर जियांग बहुत ही स्माइल करती है, पर जीचिंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच होते हुए भी तुम्हारे लिए ड्राइवर नहीं भेज पाया। तब जियांग बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत रिच है और वो मेरे लिए ड्राइवर भी भेज सकता है, उसे तो मैंने ही मना किया था, और उसके रिच होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ उसके साथ रहने में ही खुश हूँ। तभी डिंग बोलती है कि रिच तो मिस्टर जीचिंग भी हैं और वो तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा रिच है। जिस पे जियांग बताती है कि हाँ, ये तो बहुत ही रिच है, इसीलिए तो इसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को ड्राइवर बना के रखा है। ये सुनकर जीचिंग और डिंग दोनों का मुंह बन जाता है। इसके बाद डिंग फिर से ड्राइव करने लग जाती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से एक तेज रोशनी वाला ट्रक आ रहा है, जिससे उनकी बहुत ही भयंकर टक्कर हो जाती है। और टक्कर के टाइम पे जीचिंग डिंग को बचाने के लिए उसे हक कर लेता है। फिर हमें एक्सीडेंट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग कार में इंजर्ड होती है और वो बाहर देखती है कि जीचिंग डिंग को बचाकर जा रहा होता है। यहाँ पर डिंग उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर जियांग को बचाना चाहिए। तब जीचिंग उसे बोलता है कि बाई अभी बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम पहले यहाँ से बाहर निकलो। ये चीज जियांग भी कार में सुन रही होती है। उसके बाद जीचिंग जैसे ही डिंग को सेफ साइड कर लेता है और वापस जाकर जियांग के पास आने वाला होता है कि तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जीचिंग रोते हुए जियांग के पास जाने लगता है, लेकिन डिंग उसे रोकती है और बोलती है कि कार ब्लास्ट हो चुकी है, जियांग अब मर चुकी होगी, तुम्हारे जाने का वहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन जीचिंग उसे धक्का देकर जियांग की तरफ भागने लगता है, पर वहाँ के लोग आकर उसे रोक देते हैं। तभी जीचिंग को वहाँ पर जियांग की रिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो याद करता है कि एक टाइम पर उसने जियांग को इसी रिंग से प्रपोज किया था और बोला था कि आज उसके पास पैसा नहीं है, पर एक दिन जब वो डायमंड रिंग के साथ जियांग को प्रपोज जरूर करेगा। ये सुनकर जियांग उसे हक कर लेती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि ये याद करते हुए जीचिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से जियांग बाहर आती है। उसे देखकर जीचिंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे हक कर लेता है, लेकिन तभी जियांग बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जीचिंग को बताते हैं कि जियांग ने बहुत ज्यादा धुआं इनहेल कर लिया है, इसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है और वो बेहोश हो गई है, पर वो अभी खतरे से बाहर है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। ये सुनकर जीचिंग बहुत ही खुश हो जाता है और डॉक्टर के जाने के बाद वो जियांग को प्यार से देखने लगता है और बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जीचिंग को जियांग की इतनी केयर करता देखकर डिंग उसे बोलती है कि मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जीचिंग उसे बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को दिखा लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। इसके लिए डिंग चिढ़कर उसे हाँ बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग को होश आने लगता है। ये देखकर जीचिंग उसे पूछने लगता है कि अब तुम ठीक हो ना, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन जियांग याद करने लगती है कि कैसे जीचिंग ने पहले डिंग को कार से बाहर निकाला था। उसे याद करके वो सोचती है कि ये मुझसे प्यार करता है, पर फिर भी इसने पहले डिंग को चुना और उसके बाद ये मेरे पास आने की सोच रहा है, इसीलिए वो उठकर वहां से जाने लगती है, जिसे जीचिंग रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। ये सुनकर वो उसे जबरदस्ती बेड पर बिठा देता है और बोलता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। जियांग उसे बोलती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और वैसे भी जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चुना, उसके बाद तो तुम्हें मुझे रोकने का कोई भी हक ही नहीं बनता है। ये सुनकर जीचिंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि बाई के फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, अगर उसकी मॉम को भी कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। मैंने बस यही सोचकर डिंग को पहले कार से बाहर निकाला ताकि बाई अनाथ ना हो जाए। ये सुनकर जियांग बोलती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मुझे किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन अब नहीं चाहिए, और प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। जीचिंग फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वहां पर डिंग आ जाती है और जो कि जियांग से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं जीचिंग का फर्स्ट लव थी, पर अब वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनते ही जियांग बोलती है कि देखो, अब मैं किसी और की वाइफ हूँ और अब मैं जीचिंग से कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे बार बार उसके लिए फर्स्ट लव होने का याद दिलाओगी, क्योंकि अब इन सब बातों से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो डिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम दोनों को एक करना चाहती थी और मैं जीचिंग की सिर्फ क्लासमेट मानती हूँ। तभी जियांग उसका हाथ हटाकर बोलती है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, और इस चीज का फायदा उठाकर डिंग जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम दोनों की फाइट को सॉल्व करना चाहती थी, मेरा जीचिंग से कोई भी लेना देना नहीं है।
ये सुनने के बाद जियांग बोलती है कि अगर तुम्हारा जीचिंग से कोई भी लेना देना नहीं है तो तुम उसके घर में किस हक से रह रही हो, और तुमने अपनी बेटी को जीचिंग को डैड बोलने की परमिशन क्यों दी है? तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना। तभी वहां पर बाई आती है जो कि जियांग को डांटते हुए बोलती है कि आप एक बैड आंटी हो, आप मेरे डैड को और मेरे मॉम को परेशान क्यों कर रही हो। फिर वो बच्ची जियांग का हाथ काटने लगती है, जिससे बचने के लिए जियांग अपना हाथ बाहर खींचती है और उसी दौरान बाई नीचे गिर जाती है। ये देखकर जीचिंग उसे उठाकर बोलता है कि तुम्हें गुस्सा होना है तो तुम दिक पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन तुम इस बच्ची को परेशान क्यों कर रही हो। बाई फिर से जियांग को बैड आंटी बोलने लगती है और अपने मॉम डैड से दूर रहने के लिए बोलती है। डिंग भी जियांग पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे मार सकती हो। जिसकी बात सुनते ही जियांग उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर जीचिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो उसे मार रही हो। ये सुनते ही जियांग उसे भी जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने उस बच्चे को मारकर नहीं गिराया था, मैं सिर्फ अपना हाथ खींच रही थी, पर तुम्हें तो सिर्फ मेरी गलतियां ही दिखती हैं। और फिर वो डिंग से बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती है तो तुम उसे वेपन की तरह यूज ना करती। ये सुनते ही जीचिंग गुस्से में डिंग को देखता है, फिर असिस्टेंट को बुलाकर बाई को उसके साथ भिजवा देता है। उसके जाने के बाद वो जियांग से माफी मांगने लगता है और एक चांस देने के लिए बोलता है, लेकिन जब जियांग उसे फिर से मना कर देती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैं कब से तुम्हें मना रहा हूँ तो तुम मान क्यों नहीं जाती हो, मुझे एक चांस देकर तो देखो ना। जिस पर जियांग बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे चांस दिए थे, मैं उस दिन भी तुम्हें इतने सारे कॉल्स कर रही थी पर तुमने किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। ये सुनकर जीचिंग बोलता है कि तुमने मुझे कब कॉल किया, तो जियांग उसे अपनी कॉल हिस्ट्री दिखाती है, जिसे देखकर जीचिंग सोचने लगता है कि इसने मुझे कॉल्स कब किए। ये सुनते ही डिंग उधर घबरा जाती है। फिर जियांग डिंग की तरफ देखती है, जिसे देखकर जीचिंग डिंग पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरी कॉल्स को कट क्यों किया, तुमने मुझे जियांग से बात क्यों नहीं करने दी। तब डिंग झूठ बोल देती है कि तुम्हारा फोन उस दिन स्विच ऑफ होने वाला था क्योंकि बैटरी बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट कॉल्स नहीं होंगी और मैंने अनजाने में ही कॉल को कट कर दिया। इसके बाद जीचिंग जियांग को बताने लगता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी, प्लीज उसे माफ कर दो और मुझे एक चांस दे दो। पर जियांग उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि तुम दोनों की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ और मेरे डैड की आत्मा भी तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, और वैसे भी मैं डिंग पर मर्डर का चार्ज लगाऊंगी। जिससे सुनकर डिंग घबरा जाती है और जियांग के सामने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगती है और फिर जीचिंग से भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो। ये सब देखकर जीचिंग डिंग को उठाता है और जियांग पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब अनजाने में हुआ था, वो तुमसे इतना माफी मांग रही है, फिर तुम उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रही हो, हम सब क्लासमेट्स हैं ना, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। इसे सुनते ही जियांग गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। जीचिंग जैसे ही उसे दोबारा कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहां पर ये रहना आ जाता है और जीचिंग से बोलता है कि जिसने भी जो भी गलती की है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, पर अगर वो अपनी गलती को खुद ही एक्सेप्ट कर ले तो उसे थोड़ी कम सजा हो जाएगी। ये रैन को देखते ही जियांग दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग था ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कोई भी काम नहीं हो सकता। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस को जैसे ही पता लगा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके आपके पास आने का ऑर्डर दिया। उसके बाद ये रैन बोलता है कि डिंग जैसी लड़कियों की वजह से ही सारी कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत ज्यादा जियांग को टॉर्चर कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही जीचिंग गुस्से में ये रैन से बोलता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें जो भी मसला है तुम मुझसे बात करो, इस पर एक लड़की को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद ये रैन उसे फोटोग्राफ दिखाते हुए बोलता है कि मुझे ब्लेम करने से पहले एक बार इन फोटोज को देख लो। फोटो में डिंग किसी और आदमी के साथ क्लोज होकर फोटो क्लिक करा रही होती है। ये देखकर जीचिंग गुस्से में डिंग से बोलता है कि मतलब तुम चाइना में थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रही हो। तब डिंग घबरा जाती है और बोलती है कि फोटो फेक है, ये रैन और जियांग ने मिलकर मुझे फंसाने के लिए किया है, इन लोगों पर तुम यकीन मत करो, ये इन दोनों का ही प्लान है। तब ये रैन जीचिंग को बोलता है कि तुम इस आदमी की फोटो को ध्यान से देखो, इसका फेस बाई से बिल्कुल मैच करता है। और फिर वो जीचिंग को फाइल में प्रूफ दिखाता है कि तुम्हारी कंपनी को डिंग जल्दी ही बैंकरप्ट करने वाली है। फाइल में डिंग के खिलाफ सबूत होते हैं कि उसने कंपनी के इंपॉर्टेंट शेयर्स और इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनी को बेचा होता है। ये सब जानने के बाद जीचिंग डिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इस पर डिंग गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो जीचिंग उसका गला पकड़ लेता है कि ये सब बात
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी लाइफ में वापस ना आती तो आज मैं जियांग के साथ होता। तुम्हारी वजह से मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ। उसके डैड की डेथ हो गई। ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। डिंग खुद को बचाने की कोशिश करती है और जीचिंग पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मुझ पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ में वापस आई थी, लेकिन तुमने अपने घर में रहने की जगह मुझे खुद दी थी। तुमने जियांग से खुद फाइट की थी और उसे खुद से दूर किया था। ये सब सुनने के बाद जीचिंग को भी उसकी गलती का एहसास होता है और वो जाकर जियांग से माफी मांगने लगता है, पर जियांग उसे माफ करने से मना कर देती है और ये रैन से बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब जीचिंग जियांग को रोक कर बोलता है कि जियांग, तुम नहीं चाहती हो कि डिंग तुम्हारे डैड की ग्रेव पर जाकर माफी मांगे? मैं उसे लेकर आऊंगा और वो अपनी मिस्टेक्स को भी मान लेगी। ये सुनकर जियांग बोलती है कि तुम दोनों वहां जाकर मेरे डैड की ग्रेव को और भी गंदा कर दोगे। मैं तुम दोनों को वहां पर कभी भी जाने नहीं दूंगी और आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। फिर वो अपना रेजिग्नेशन देकर वहां से जाने लगती है। उन्हें जाता देखकर जीचिंग जियांग से गुस्से में बोलता है कि तुम बोलो मत कि तुम्हारा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। तुम मेरी कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती हो। ये कहने के साथ साथ वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे ऐसा करता देखकर येरैन उसे जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना। इसके बाद जीचिंग भी उसे पंच मारता है। तब जियांग बीच में आकर जीचिंग को धक्का दे देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की। और फिर वो ये रैन की केयर करने लगती है। इसे देखकर जीचिंग बोलता है कि तुम मेरे सामने किसी और की केयर कैसे कर सकती हो। तो जियांग उसे बोलती है कि तुम बोलो मत कि ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर जीचिंग बोलता है कि अगर तुम उसे अपना हस्बैंड मानती हो तो तुमने ये रिंग अभी तक अपने पास क्यों संभाल के रखी हुई है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो जियांग उस रिंग को देखकर हंसने लगती है और उसे फेंक कर बोलती है कि ये लो, ये रिंग मैंने यहाँ पर रख दी। ये सुनकर जीचिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उसे रेजिग्नेशन को फाड़ कर बोलता है कि तुम्हें मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद ये रैन अपनी कंपनी में कॉल करके बोलता है कि जीचिंग की कंपनी में से सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। इसे सुनकर जीचिंग हंसने लगता है और बोलता है कि तुम भूलो मत कि हमारी कंपनी के तुम इन्वेस्टर नहीं हो। लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि उसकी कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट वापस कर लिए गए हैं। वो मैसेज देखकर जीचिंग हैरान हो जाता है और उन दोनों के सामने गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि प्लीज मेरी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर वो जियांग से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि प्लीज अपने हस्बैंड को समझाओ ना। तो जियांग बोलती है कि ये सब तुम्हें मेरे डैड को मारने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे तुम्हारी कंपनी और तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये रैन के साथ वो वहां से चली जाती है। इसे जाता देखकर जीचिंग बहुत ही उदास हो जाता और वो गुस्सा भी होता है। कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी ये जानकर डिंग सोचती है कि अब जीचिंग उसके किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे जीचिंग नीचे पटक कर बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उसका गला दबाते हुए बोलता है कि मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ, लेकिन मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसका गला दबाने लगता है। फिर नेक्स्ट हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीचिंग अपने सारे इन्वेस्टर्स के पास जाकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी सिर्फ जियांग की वजह से चल रही थी, उसके जाते ही तुम्हारी कंपनी की कोई भी वैल्यू नहीं रही। तभी वहां पर डिंग रोते हुए आती है और जीचिंग से पैसे मांगती है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन जीचिंग उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी से और तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर जीचिंग वहां से चला जाता है। दूर से कार में बैठी हुई जियांग इन सब चीजों को देख रही होती है। दूसरी तरफ येरैन फोन में न्यूज देख रहा होता है कि जियांग अब बहुत ही फेमस डिजाइनर बन चुकी होती है और उसे चाइना का बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर का अवार्ड मिलता है। फिर वो जियांग से पूछता है कि अब तो तुम खुश हो ना। तो वो उसे बोलती है कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल चुका है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ हमारे प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।